हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और उत्साहित होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी जोरों तोरों से चल रही होगी। आज की क्लास में हम सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसलिए पूरी क्लास अंत तक ध्यान से देखें और बीच में कोई भी पॉइंट मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की शानदार क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 का एक बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है, शिक्षक का सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, उसे चुप रहने के लिए कहना। ऑप्शन बी, प्रश्न पूछने पर डांट देना। ऑप्शन सी है, उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है, उसे कक्षा से बाहर भेजना। तो क्या करेंगे हम, बताना है। तो सीटेट में मतलब सीडीपी में क्या होता है, इसके अनुसार जिज्ञासा जो होती है वो सीखने का आधार होती है। शिक्षक को बच्चों के प्रश्नों का स्वागत करना चाहिए। बच्चा जो प्रश्न पूछ रहा है उसे उसका आंसर करना चाहिए, जिससे बच्चे की सोच और समझ विकसित हो सके। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। एक शिक्षक सभी बच्चों को एक ही प्रश्न पत्र देता है, जबकि कक्षा में दिव्यांग बच्चे भी हैं। यह किस सिद्धांत के विरुद्ध है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन बी अनुशासन। ऑप्शन सी मूल्यांकन। ऑप्शन डी है प्रेरणा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए, समावेशी शिक्षा। क्या ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट? समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सभी बच्चों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुसार उचित सुविधाएं देना, और जिससे क्या होता है कि मूल्यांकन में आवश्यक परिवर्तन हो सके। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उचित सुविधाएं और मूल्यांकन में आवश्यक जो परिवर्तन होते हैं वे दिए जाते हैं। तो ये किस सिद्धांत के विरुद्ध है कि सभी बच्चों को एक समान ही प्रश्न पत्र दे रहा है? समावेशी शिक्षा के। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। एक बच्चा शिक्षक की सहायता से प्रश्न हल कर लेता है लेकिन अकेले नहीं कर पाता है। यह किस अवधारणा का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन बी जेडपीडी। ऑप्शन सी ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन डी क्या है? इनसाइट लर्निंग। तो किसी की सहायता से वह प्रश्न हल कर ले रहा है लेकिन अकेले नहीं कर पा रहा, तो ये किस अवधारणा का उदाहरण है? जेडपीडी। जेडपीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये किसने दिया है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये किसकी बात कौन करता है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की करते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो बच्चा खुद कोई कार्य कर सकता है और जो दूसरों की सहायता से, उसके बीच का जो दायरा होता है उसी को हम जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। यदि शिक्षक बच्चों को परियोजना के माध्यम से पढ़ाता है तो वह किस दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है? ऑप्शन ए रचनावादी। ऑप्शन बी व्यवहारवादी। ऑप्शन सी रटने वाला। ऑप्शन डी क्या है? दंड आधारित। तो बच्चों को प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना के माध्यम से पढ़ा रहा है, तो जो प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं स्वयं गतिविधि करते हैं और अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह किसका उदाहरण है? रचनावादी का। रचनावादी ये मानते हैं कि बच्चे जो होते हैं अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। सीखने का सबसे अच्छा प्रमाण क्या है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा में अंक लाना।
ऑप्शन बी व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी केवल गृह कार्य, ऑप्शन डी है केवल उपस्थिति। सीखने की बात करें तो सीखना कब होगा, जब सीखने का सबसे अच्छा प्रमाण क्या होगा, मतलब जब व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होगा, क्योंकि जो बच्चा होता है सीखने के बाद ही उसके ज्ञान में, उसके व्यवहार या कौशल में सकारात्मक और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है। किस कारण आता है व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन? ये सीखने का अच्छा परिमाण है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। बच्चा तब जब अच्छे से सीखेगा तो उसके अंतर्गत क्या आएगा? व्यवहार में उसके सकारात्मक परिवर्तन आएगा। एक बच्चा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक बच्चा अपने मित्रों से बातचीत करके नई बातें सीखता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्याजे, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी फ्रायड। तो वाइगोत्स्की हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की जो होते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा अच्छे से सीखता है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं कि सोशल इंटरेक्शन की बात कौन करता है? वाइगोत्स्की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सीटेट के अनुसार शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम पूरा कराना, ऑप्शन बी बच्चों में सीखने की रुचि विकसित करना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा लेना, ऑप्शन डी अनुशासन बनाए रखना। तो एक अच्छा शिक्षक जो होता है वह केवल पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि बच्चे जो होते हैं उनको सीखने के लिए प्रेरित करता है और उनकी जिज्ञासा बढ़ाता है। ठीक है, केवल पाठ्यक्रम पूरा करा देना या परीक्षा लेना, अनुशासन बनाए रखना, ये शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि बच्चों में सीखने की रुचि को विकसित करना। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है? ऑप्शन ए कक्षा चर्चा, ऑप्शन बी वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन सी बोर्ड परीक्षा, ऑप्शन डी है प्रवेश परीक्षा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कक्षा चर्चा। ठीक है, जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा, ये सब समेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? समेटिव असेसमेंट का। ठीक है, समेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। और जो कक्षा चर्चा होती है या क्विज हो गए, ठीक है, क्विज हो गए, कक्षा चर्चा हो गए और प्रोजेक्ट हो गए, ये सब क्या होता है? गतिविधियां हो गई, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। ठीक, क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो शिक्षण के दौरान ही किया जाता है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बच्चों की गलतियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? ऑप्शन ए असफलता के रूप में, ऑप्शन बी सीखने के अवसर के रूप में, ऑप्शन सी अनुशासनहीनता के रूप में, ऑप्शन डी दंड देने का कारण। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीखने के अवसर के रूप में। गलतियां जो होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा है, जब वो कोई काम करेगा तो उससे कुछ गलतियां होंगी, जिससे वो फिर से दोबारा करेगा तो उसको एक नई सीख मिलेगी। ठीक है, तो शिक्षक को क्या, जो सीखने की प्रक्रिया को एक स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए और उसको एक सीखने के अवसर के रूप में प्रयोग करना चाहिए और उसका सुधार करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि कोई बच्चा अपनी रुचि से पढ़ता है तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है? ऑप्शन ए बाह्य प्रेरणा, ऑप्शन बी आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन सी नकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन डी है कृत्रिम प्रेरणा। देखिए,
जब बच्चा है बिना किसी पुरस्कार या दंड के अपनी रुचि से सीखने की खुशी के लिए पढ़ रहा है, तो यह क्या होता है? आंतरिक प्रेरणा होता है, क्योंकि वो बच्चा अंदर से मोटिवेट है पढ़ने के लिए। जब उसके अंतर्गत मतलब रुचि होगी, अपनी रुचि से पढ़ेगा, तो वह क्या कहलाएगी? आंतरिक प्रेरणा कहलाएगी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सीटेट में सबसे अधिक किस प्रकार के सीडीपी प्रश्न पूछे जाते हैं? ऑप्शन ए केवल परिभाषाएं, ऑप्शन बी केस स्टडी आधारित प्रश्न, ऑप्शन सी केवल मनोवैज्ञानिकों के नाम, ऑप्शन डी है केवल तिथियां। तो जो सीटेट पेपर होता है उसमें क्या होता है, कक्षा की जो परिस्थितियाँ होती हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो प्रश्न होते हैं उस पर अधिक जोर दिया जाता है। ठीक है, केवल परिभाषाएं पूछना या मनोवैज्ञानिकों के नाम या तिथियां पूछना, ये इसका उद्देश्य नहीं होता। जो केस स्टडी आधारित प्रश्न होते हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड, उस पर अधिक जोर दिया जाता है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शिक्षक बच्चों को छोटे छोटे संकेत देकर उत्तर तक पहुंचाता है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन बी स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन सी पनिशमेंट, ऑप्शन डी है कंडीशनिंग। तो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। स्कैफोल्डिंग होता है टेम्परेरी हेल्प। ठीक है, टेम्परेरी हेल्प करना क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। इसमें क्या होता है, शिक्षक जो होता है शुरुआत में सहायता देता है और धीरे धीरे मतलब अपनी सहायता कम कर देता है ताकि बच्चा जो है वो स्वतंत्र रूप से सीख सके। स्कैफोल्डिंग की बात किसने की है? वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक प्रभावी शिक्षक क्या करता है, ये बताना है। ऑप्शन ए केवल पढ़ाता है, ऑप्शन बी बच्चों को सोचने के अवसर देता है, ऑप्शन सी केवल गृह कार्य देता है, ऑप्शन डी है केवल परीक्षा लेता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बच्चों को सोचने के अवसर देना। क्योंकि प्रभावी शिक्षक जो होता है वह केवल उत्तर नहीं देता है, बल्कि बच्चों को सोचने के, प्रश्न पूछने के, समस्या हल करने के अवसर प्रदान करता है। केवल पढ़ाना, गृह कार्य देना या परीक्षा लेना एक प्रभावी शिक्षक के गुण नहीं होते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, बच्चों को सोचने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि बच्चा समस्या का समाधान अचानक समझ जाता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन बी इनसाइट लर्निंग, ऑप्शन सी क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन डी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग क्या होता है? कोहलर के अनुसार जब समाधान अचानक समझ में आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि अधिगम कहते हैं। इनसाइट लर्निंग की बात किसने की है? कोहलर ने। ठीक है, ट्रायल एंड एरर किसने की है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात स्किनर ने की है, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात पावलोव ने की है। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात किसने की है? पावलोव ने। ठीक है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग की स्किनर ने। ट्रायल एंड एरर जो है वो थॉर्नडाइक ने दी है। ट्रायल एंड एरर किसने दी है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। और अंतर्दृष्टि अधिगम कोहलर ने। और क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो स्किनर ने दी है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सभी को एक जैसा पढ़ाना, ऑप्शन बी है
बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण देना। ऑप्शन डी है दिव्यांग बच्चों को अलग बैठाना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सभी बच्चों को उनके सीखने की जो आवश्यकताएं होती हैं उसके अनुरूप सिखाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, इसलिए शिक्षक को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अपनाना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके, ठीक है। तो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। एक शिक्षक बच्चों को अपनी सीखने की गति के अनुसार अलग अलग गतिविधियां देता है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नताएं, ऑप्शन डी है प्रतियोगिताएं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूछा था कि एक शिक्षक है वो बच्चों को अपने सीखने की गति के अनुसार गतिविधियां दे रहा है, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं उसके सिद्धांत पर आधारित है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं, सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है, किसी का किसी में, ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए सभी बच्चों को समान कार्य देना, ऑप्शन बी सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार सहयोग देना, ऑप्शन सी केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, ऑप्शन डी केवल दिव्यांग छात्रों को अलग पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि सभी बच्चों, चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य हो, ठीक है, यानी कि जो डिसेबल हो या सामान्य हो, उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समान अवसर देना है। इक्वेलिटी मतलब समान व्यवहार, इक्वेलिटी नहीं बल्कि इक्विटी अधिक महत्वपूर्ण होती है। समावेशी शिक्षा में इक्वेलिटी नहीं इक्विटी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, इक्विटी देना चाहिए क्योंकि जो उसकी आवश्यकता है उनके अनुसार अवसर दें, प्रदान करें। तो सभी बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहयोग देना, ये क्या है? समावेशी कक्षा में महत्वपूर्ण होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। शिक्षक बच्चों से तुम ऐसा क्यों सोचते हो पूछता है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रटवाना, ऑप्शन बी क्या है? चिंतन और तर्क करना, ऑप्शन सी दंड देना, ऑप्शन डी क्या है? परीक्षा लेना, ठीक है। तो शिक्षक बच्चों से तुम ऐसा क्यों सोचते हो, ये क्यों पूछ रहा है? केवल रटवाने के लिए? ये तो बात गलत हो गई। केवल दंड देने के लिए या परीक्षा लेने के लिए? ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चिंतन एवं तर्क क्षमता विकसित करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। बच्चों से पूछ रहे हैं कि टीचर कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वह जानना चाहते हैं क्योंकि सभी बच्चे अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, अपनी अपनी जो सोच होगी वो बताएंगे। तो इससे क्या होगा? चिंतन और तर्क क्षमता विकसित होगी बच्चे के अंदर। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी है सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी क्या है? परीक्षा। तो वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता से, शिक्षक से और साथियों के बीच बातचीत करके सहयोग से अच्छा सीखता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक बच्चा
शिक्षक के संकेत मिलने पर कठिन प्रश्न हल कर लेता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन बी स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन सी क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन डी है इनसाइट लर्निंग। तो ये क्या होता है? स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। इसमें क्या होता है? शिक्षक शुरू में संकेत देता है, बाद में धीरे धीरे सहायता कम कर देता है कि बच्चा स्वयं सीख सके। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, टेम्परेरी हेल्प देना ही स्कैफोल्डिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यदि शिक्षक बच्चों की गलतियों का विश्लेषण करके अगला पाठ पढ़ाता है तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? ऑप्शन ए समेटिव असेसमेंट, ऑप्शन बी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन डी इंटेलिजेंस टेस्ट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है उसी का उद्देश्य ये होता है कि बच्चों की जो कमियां हैं उनको पहचान कर शिक्षण में सुधार करना। यह क्या होता है कि सीखने के दौरान ही किया जाता है। ठीक, सीखने के दौरान किया जाता है। तो पूछा था ना कि शिक्षक बच्चों की गलतियों का विश्लेषण करके अगला पाठ पढ़ाता है, तो किस में करेगा? जब बच्चा सीख रहा है तो उसी दौरान अगर हम उसका विश्लेषण करेंगे, कमी पहचानेंगे, तभी हो सकता है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान होता है कि बच्चों की गलतियों का विश्लेषण किया जाए और अगला पाठ पढ़ाया जाए। तो यह फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है जो सीखने के दौरान ही किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और समेटिव असेसमेंट लास्ट में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 22 पे आते हैं। सीटेट के अनुसार सबसे प्रभावी अधिगम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रटकर सीखना, ऑप्शन बी अनुभव एवं सहभागिता द्वारा सीखना, ऑप्शन सी है केवल व्याख्यान सुनना, ऑप्शन डी है केवल नोट्स याद करना। सबसे पहले सीटेट के एग्जाम में अगर किसी भी ऑप्शन में केवल लगा है तो ये मोस्टली गलत ही होता है आंसर। ठीक है, और रट कर सीखना ये भी निगेटिव हो गया। तो सबसे प्रभावी अधिगम कब होगा? जब बच्चा जो है वो कब अच्छे से सीखेगा? जब वह एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा और एक्सपेरिमेंटल जो लर्निंग होती है। ठीक है, ये सबसे प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वह खुद कोई कार्य करके अपने अनुभव और सहभागिता के द्वारा सीखता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। गार्डनर के अनुसार यदि कोई बच्चा दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझता है तो उसमें कौन सी बुद्धि अधिक विकसित है? जो हार्वर्ड गार्डनर हैं उनके अनुसार पूछ रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने ही दिया है। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक, तो इनके अनुसार क्या कह रहा है कि बच्चा जो है वो दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरीके समझ रहा है तो उसमें कौन सी बुद्धि विकसित होती है। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। तो ए दे रखा था लिंग्विस्टिक, बी इंटरपर्सनल, सी म्यूजिकल, डी नेचुरलिस्टिक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी क्या हो गया? इंटरपर्सनल। ये हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। ठीक, तो देखते हैं क्या दिया था। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरीके समझता है, और म्यूजिकल में उसे म्यूजिक के बारे में मतलब ज्ञान होता है। और इंट्रापर्सनल जो होता है, इंट्रापर्सनल में बच्चा स्वयं के बारे में सोचता है। इंट्रा जो होता है इंट्रापर्सनल, इसमें स्वयं के बारे में, स्वयं के मतलब अच्छी तरीके से जानता है, स्वयं को अच्छी तरीके से जानता है। ठीक, और इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल में दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरीके समझता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। प्याजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में
विकसित होता है? ऑप्शन ए सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ऑप्शन डी है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 साल की होती है, प्री ऑपरेशनल। ये प्याजे के क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। देखिए जितने भी अभी तक मैंने सेशन लिए हैं उसमें हर एक सेट में प्याजे का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्याजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए 0 से 2 साल जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, और कॉन्क्रीट जो होती है वो 7 से 11, और 11 से ऊपर की क्या होती है? फॉर्मल। 11 से ऊपर फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। इसी को बोलते हैं अमूत्र संक्रियात्मक। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत अमूत्र चिंतन होता है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो 11 साल या उससे अधिक के आयु के बच्चे होते हैं उसमें क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूत्र और काल्पनिक चिंतन करने लगता है बच्चा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, अब्स्ट्रैक्ट और एंड हाइपोथेटिकल जो चिंतन होता है, मतलब काल्पनिक चिंतन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल यानी कि बच्चा जो होता है वो काल्पनिक चिंतन करना कब शुरू कर देता है? अमूत्र और काल्पनिक चिंतन फॉर्मल ऑपरेशनल में। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। एक अच्छा शिक्षक बच्चों को उत्तर बताने के बजाय क्या करता है? ऑप्शन ए दंड देता है, ऑप्शन बी संकेत देकर स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है, ऑप्शन सी केवल उत्तर लिखवाता है, ऑप्शन डी है प्रश्न छोड़ देता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संकेत देकर स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना। ठीक, तो जो बाल केंद्रित और जो रचनावादी शिक्षण का उदाहरण यही उदाहरण होता है कि जहाँ शिक्षक जो है वो एक मार्गदर्शिका यानी कि सुविधादाता के रूप में कार्य करे। ठीक, जो बच्चे को बस सुविधा शिक्षक जो है वो एक सुविधादाता के रूप में कार्य करे, बच्चों को केवल हिंट दे और वह अपने क्वेश्चन का उत्तर स्वयं खोजे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए केवल अंक, ऑप्शन बी सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन सी केवल गृह कार्य, ऑप्शन डी है केवल अनुशासन। तो सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? सक्रिय सहभागिता, क्योंकि जब बच्चा स्वयं चर्चा करेगा या गतिविधि में भाग लेगा तो वो समस्याएं को हल करता है, तभी क्या होगा? सीखना सबसे अधिक प्रभावी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास से, ऑप्शन बी नैतिक विकास से, ऑप्शन सी व्यक्तित्व विकास से, ऑप्शन डी है शारीरिक विकास से। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। इसमें क्या होता है? कोहलबर्ग जो हैं उन्होंने बताया कि बच्चों में सही गलत की समझ चरणबद्ध रूप से विकसित होती है। ठीक है, किसमें? नैतिक विकास में। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यदि बच्चा अपनी रुचि से पढ़ाई करता है तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है? ऑप्शन ए बाह्य प्रेरणा, ऑप्शन बी आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन सी नकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन डी है सामाजिक प्रेरणा। ठीक है, तो अगर बच्चा अपनी रुचि से पढ़ रहा है तो वह क्या है? बिना किसी पुरस्कार या दंड के केवल वह सीखने के लिए पढ़ रहा है अपनी रुचि से, तो यह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव विजिट कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए ज्ञान का एकमात्र स्रोत, ऑप्शन बी मार्गदर्शक,
ऑप्शन सी नियंत्रक, ऑप्शन डी है परीक्षक। तो जो रचनावादी कक्षा होती है, रचनावादी जो कक्षा होती है उसमें क्या होता है, शिक्षक जो होता है रचनावाद कक्षा में, ठीक है, रचनावादी कक्षा में जो शिक्षक होता है वह केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता है बल्कि सीखने में सहायता और मार्गदर्शक होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, मार्गदर्शक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। सीटेट सीडीपी में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन ए केवल परिभाषा आधारित, ऑप्शन बी केस स्टडी और क्लासरूम सिनेरियो आधारित, ऑप्शन सी केवल मनोवैज्ञानिकों के नाम, ऑप्शन डी केवल ट्रू या फॉल्स। तो जो नवीनतम जो सीटेट पैटर्न है उसमें केवल सिद्धांत याद कराना ही पर्याप्त नहीं होता है। प्रश्न जो होते हैं वो मुख्य रूप से कक्षा की जो वास्तविक परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है, तो और जो समावेशी शिक्षा है, मूल्यांकन और शिक्षण, उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं, ठीक। तो ये केस स्टडी और क्लासरूम सिनेरियो पर आधारित होते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, ऑप्शन सेकंड छात्र को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शित करना, ऑप्शन सी 3 है वयस्क मांगों और उम्मीदों के अनुरूप होने की आदतों को बढ़ावा देना, ऑप्शन 4 है जहाँ तक संभव हो नैदानिक और उपचारात्मक सहायता देना। तो केवल जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाना या वयस्क मांग और उम्मीदों के अनुरूप आदतों को बढ़ाना, ये सब नहीं होता है। जहाँ तक संभव हो नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना और छात्र जो हैं उनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शित करना, ठीक। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी। आज का ये क्वेश्चन है जो आप इसका आंसर करिएगा मुझे। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको सेशन अगर पसंद आया हो क्लास तो शेयर और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।